नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए कवि नागार्जुन का। तो नागार्जुन जो कि आधुनिक काल के कवि हैं और प्रयोगवादी कवि के रूप में ये जाने जाते हैं और इनकी कविता का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। उससे पहले हम इनका जो जीवन परिचय है उसको देख लेते हैं। इनका जन्म 1910 में और देहावसान सन 1998 ईस्वी में हुआ। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लिखने वाले कवि हैं और उपन्यासकार भी हैं। नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य के उन अग्रणी रचनाकारों में से हैं जो अपनी बहुरंगी रचनाक्रम के कारण सदा चर्चा में रहे। उन्होंने ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास भी लिखे हैं जो कि हिंदी में आंचलिक उपन्यास की आधारशिला रखते हैं। चिंतन के स्तर पर वे सदैव जन पक्ष धर रहे और गरीब और शोषित जनता के पक्ष में रचनाक्रम करते रहे। उन्होंने आपातकाल का खुला विरोध किया और जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन में भी शामिल हुए थे, किंतु बाद में उन्होंने आपातकालीन के बाद बनने वाली सरकार के अंतर्विरोधों को भी समझा और उनका भी विरोध किया। कवि के रूप में नागार्जुन प्रगतिशील और प्रयोगवादी दोनों ही हैं। उनकी अनेक कविताएं प्रगतिवादी हैं और कुछ कविताएं उनकी प्रयोग के कारण मणिकांचन योग के कारण सहज भाव सौंदर्य से दीप्त हो उठी। आधुनिक हिंदी कविता में शिष्ट गंभीर हास्य और सूक्ष्म चटीले व्यंग्य की दृष्टि से नागार्जुन की कविताएं अपनी अलग अलग पहचान रखती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में मार्मिक चित्रण भी किया है। उनके काव्य की भाषा लोक भाषा के निकट है। कुछ कविताओं में जैसे मंत्र में उन्होंने संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी किया है, किंतु उनकी अधिकांश कविताओं की भाषा सरल और लोकोन्मुखी है। नागार्जुन राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही सचेत कवि हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त हुई उसके विभिन्न रूपों के वे प्रबल विरोधी रहे तथा उन्होंने अपने विरोधी स्वर को व्यक्त करने में भी संकोच नहीं किया। आपातकाल में उन्होंने इंदिरा गांधी की तीखी आलोचना करते हुए कविताएं लिखी। अभिधा में लिखी कविताएं भी कितनी सशक्त हो सकती हैं, ये नागार्जुन की कविताएं इनका परिणाम है। कि प्रमाण क्या दिया है कि हम जितनी भी कविताएं हैं लगभग जो लक्षणा शक्ति है उसी को आधार बनाकर कविताएं लिखी जाती हैं, लेकिन नागार्जुन की कविताएं हैं वो अभिधा शब्द शक्ति से लिखी गई हैं और बेहद ही लोकप्रिय रही हैं। यही इस बात का प्रमाण है। उन्होंने भस्मांकुर जैसे प्रबंध काव्य भी लिखा तो युग धारा, सतरंगी आंखों वाली, खिचड़ी विप्लव हमने देखा आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अपने ठेठ ग्रामीण बोध और राजनीतिक प्रखरता के कारण नागार्जुन हमारे समय के बहुत बड़े ही कवि हैं। ये कवि प्रयोगवादी और प्रगतिवादी कवि दोनों ही हैं। इनकी कविता है नागार्जुन की अकाल और उसके बाद। ये है इनकी प्रगतिवादी कविता है अकाल और उसके बाद। इसमें अकाल के बाद की जो स्थिति है वो इसमें दिखाया गया है कि अकाल जब पड़ता है कितना भयंकर पड़ता है और क्या दशा होती है आम जन की। उसके बाद की स्थिति क्या है अकाल के बाद की। अकाल में क्या दिखाया है, अकाल जब होता है कि जो भी अकाल की चपेट में आता है सब कुछ नष्ट हो जाता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। क्या कहते हैं, अकाल के समय क्या हुआ कि इतना भयंकर अकाल कि उस समय खाने को अनाज ही नहीं था, यानी कि चूल्हा भी बिल्कुल जलाया ही नहीं था। तो बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, बिल्कुल चूल्हे की एक मानवीकरण दिखाया गया है कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया। चूल्हा रोया तो क्या है, लेकिन जला ही नहीं, बिल्कुल वो उदास बना रहा। चक्की रही उदास, चक्की इसलिए उदास थी कि उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा था, यानी कि उस पर आटा भी नहीं पीसा जा रहा था। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। जो कानी कुतिया थी वो उसको भी रोटियां खिलाते थे, लेकिन वो भी बिल्कुल उदास उसके पास सोई रहती थी। उसमें चलने फिरने की साहस उसमें नहीं रह गया था बिना अन्न के। कई दिनों तक भीत पर छिपकलियों की रही गश्त, क्योंकि सारे कमजोरी बस पड़े रहे, खाने को कुछ था नहीं अनाज, और जो छिपकलियां थी केवल वही ऐसी थी जो गश्त लगा रही थी, चारों ओर चल रही थी।
कई दिनों तक चूहों की हालत भी रही, जैसे क्योंकि खाने को कुछ भी घर में अनाज नाम का कुछ चीज ही नहीं रही, तो बिल्कुल चूहों की जो हालत है वो भी एकदम से बुरी हो गई थी। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन में ऊपर कई दिनों के बाद, लेकिन अकाल के बाद बहुत दिनों के बाद घर में थोड़ा अनाज आया। और दाने आए घर में, दाने कई दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद घर में अनाज जब आया तो धुआं उठा आंगन से, क्योंकि कुछ पकाते ही नहीं थे, अन्य अनाज ही नहीं था। अनाज जब घर में आया तो उस दिन अनाज को चूल्हे पर पकाया गया, तो बहुत दिनों के बाद घर में एक धुआं उठा, किसी वस्तु को पकाने का कुछ काम हुआ। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई नहीं खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। चमक उठा घर की, सारे घर की अनाज को देखकर आंखें चमक उठी। और कौवा भी कुछ खाने की वस्तु को देखकर ही नीचे आता है। जब उसने भी खाने की कुछ रोटी जैसा कुछ देखा तो वो कौवा भी उस दिन अपने पंखों को फैलाकर पहली बहुत दिनों के बाद वो आंगन में आया। फिर है सिंदूर तिलंकित भाल। इसमें क्या है कि प्रियजन से बिछुड़ने का इसमें चित्रण किया गया है कि वो जो कवि है वो अपने जगह से दूर है, अपने जहाँ पर वो वासी है वो दूर है, और उसको जो प्रियजनों की याद आती है, मानव होने के नाते अपनी व्यथा वेदना की अनुभूति इसमें कवि करवाता है। क्या कहता है? घोर निर्जन में परिस्थिति ने कर दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। क्या कहते हैं? घोर निर्जन में, बिल्कुल एकांत में जब रह रहा हूँ, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, कि मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी आ गई हैं कि परिस्थिति ने बिल्कुल मुझे अकेला कर दिया है। फिर भी मुझे अकेला जब मैं होता हूँ तो तुम्हारा जो सिंदूर लगा हुआ जो मस्तक है वो मुझे याद आता है सबका। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। ऐसा ही समाज में कौन है जिसको, जो अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं केवल अकेला यहाँ पर रह रहा हूँ। पर ऐसा कोई नहीं है जिसको समाज में रहना अच्छा नहीं लगता हो, ऐसा कोई नहीं है जिससे दूसरे को किसी से काम नहीं पड़ता हो, यानी कि मेरा अकेला होना परिस्थितिवश है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो अकेला रहना चाहता हो समाज से, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से काम पड़ता ही है। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। ऐसा कौन है किसी को सहयोग नहीं चाहिए, ऐसा कोई न कौन है जो साथ नहीं रहना चाहता हो। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराएगा उच्छ्वास। ऐसा कौन है जो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है और चाहता है कि उसकी ही सांसें उसी की ही प्रतिध्वनि बनकर गूंजती रहें। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। क्या कहता है कि मेरा जो हृदय है वो कोई पत्थर का नहीं है, मैं कोई हृदयहीन पत्थर नहीं हूँ कि हर कोई जो चाहे जिसको जहाँ डाल दो, कि मैं इतना पत्थर जैसा नहीं हो गया हूँ कि जिसका मन चाहे मुझे कहीं भी डाल दो, और जो थोड़ा भी विरोध नहीं करेगा मुझे। अगर मैं पत्थर हो जाता तो मुझे कहीं डाल दो, कहीं भी छोड़ाओ, और मैं उसका थोड़ा भी विरोध नहीं करूँगा और ना ही वहाँ जाने के लिए विरोध नहीं करूँगा। ऐसा मैं पत्थर नहीं हो गया हूँ। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। अगर उसमें थोड़ी सी भी वेदना नामक कोई स्वर नहीं है तो वो कैसे ही, वो जिंदा ही नहीं है। निश्वास यानी कि उसमें तो सांसें ही फिर नहीं चल रही होंगी यदि उसमें वेदना का थोड़ा सा भी भाव उसमें नहीं है। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष ओ अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। क्या कहती हैं कि मैं इतना साधारण, मैं न साधारण, मैं साधारण भी नहीं हूँ, मैं सचेतन, मुझ में अभी प्राण हैं अभी तक, मैं सचेतन हूँ, किंतु हाँ ना किंतु परंतु, कभी हाँ और ना, कभी लेकिन किंतु और परंतु, कभी दुख है हर्ष है, कभी शोक है विषाद है, कभी चिंता है तो कभी क्रोध है, कभी सुख दुख का भी मुझे अवबोध होता है। यहाँ है प्रत्यक्ष ओ का अनुमान, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल ओ का ही अनुमान होता है। यहाँ स्मृति और विस्मृति के सभी स्थान है, यहाँ मैं
याद करता हूँ भूलने का सभी स्थान मेरे पास है, तभी तो तुम याद आती प्राण, इसलिए तो मेरे में इतने भाव हैं मेरे मन में, तभी तो तुम मुझे याद आती हो गया हूँ मैं नहीं पहचान, मैं कहीं पत्थर नहीं हो गया हूँ, मेरे सारे ये भाव मुझ में है, दुख चिंता क्रोध हर्ष सबका ही प्रमाण मुझ में है। और मुझे याद आते हैं स्वजन, मुझे अपने जो घर के लोग हैं, मेरे अपने जो परिवार है, मुझे याद आते हैं, जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आंखें, स्मृति विहंगम की कभी थमने न देगी पांख। याद आता है मुझे वह तरुणी ग्राम, याद आती लीचियां वे आम। क्या कहते हैं कि नागार्जुन कहते हैं जिनकी स्नेह से भीगी, और जब मैं यहाँ आ रहा था वो स्वजन मुझे याद आते हैं, अपना परिवार मुझे याद आता है, जो मुझे यहाँ पर आते देख जिनकी आंखें अमृतमयी आंखें भीग गई थी अश्रुओं से। स्मृति विहंगम को कभी थमने न देगी पांख, और उनकी जो यादें हैं हमारे आपस में स्वजनों के साथ, और वो कभी भी भूलेंगी नहीं, और उनकी जो फड़फड़ाहट है उनके मन में चलने वाली, वो उनको कभी भी भूलने नहीं देगी। याद आता है मुझे, कवि क्या कहते हैं कि मुझे वो याद आता है, मेरा गांव है तरुणी गांव मुझे बार बार याद आता है। याद आती हैं लीचियां वे ग्राम, और वहाँ पर जो पेड़ों पर लीचियां लगती थी, वहाँ पर जो आम लगते थे वे मुझे याद आते हैं। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, और मिथिला चित्र का जो बहुत ही सुंदर सुंदर भाग मुझे याद अभी भी आ रही हैं। याद आते वो धान, और मुझे जो सुंदर सुंदर खेत से धान के वो भी मुझे बार बार याद आते हैं। याद आते हैं कमल कुमुदनी और तालम खान, और मुझे क्या याद आते हैं, वो सुंदर सुंदर वहाँ जो कमल के फूल लगते थे, कुमुदनी जो लगती थी, और तालम खान, और जो ताल में जो बहुत सुंदर फूल लगते थे, वो मुझे याद आते हैं। याद आते हैं मुझे क्या शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए थे नाम, और जो हरी भरी फलों से लदी हुई जो भूमि है, वहाँ की जो खेत है, वहाँ का हरा भरा वातावरण है, वो भी मुझे याद आता है। क्योंकि उन फूलों के फलों के जितनी भी चीज़ों के नाम हैं, वो उनके रूप और गुणों को देखकर रखे गए थे, वो भी आज मुझे याद आ रहे हैं। याद आते हैं वेणुवन के वे नीलम के नीले अति अभिराम, और मुझे क्या याद आते हैं, मिथिला क्षेत्र में वेणुवन होता है बांस के जंगल, वेणु कहते हैं बांस को, वन तो होते ही हैं, जो बांस के जंगल याद आते हैं, वो नीलिमा के घर याद आते हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर जो घर थे वो मुझे अब भी याद आ रहे हैं। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक, धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग। धन्य है वे पारिवारिक जन, धन्य है जिनकी गोद मेरे लिए पलंग बने थे। धन्य है वे मृदुलतम अंक कहते हैं गोद को, तो वो पारिवारिक जन, परिवार के लोग हैं, वो धन्य है जिनकी गोद है वो मेरे लिए पलंग बनी थी, बने हुए थे मेरे लिए पर्यंक कहते हैं पलंग को। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, और वो धन्य है वो खेत जिनकी उपज के कारण ही क्या है, अन्न पानी, अन्न मिलता है, पानी मिलता है, सब्जी और भाजी हमें जो मिलती है, फल फूल मिलते हैं, जिनसे कंद मूल यानी कि जो मिट्टी में जो लगने वाली जो सब्जियां होती हैं वो मिलती हैं, अनेक विध मधुमास और अनेक स्वादिष्ट भोजन जिनसे हमें मिलते हैं। विपुल उनका ऋण, बहुत ही उनका मैं ऋणी हूँ, मैं उनका कर्जदार हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर सुंदर मुझे फल फूल सब्जियां जिन्होंने हम मुझे प्रदान की है। सदा सकता न मैं दशमांश, मैं जितना कुछ मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी भूमि ने मुझे दिया है, मैं दशमांश यानी कि उसका 10वां हिस्सा भी उनको नहीं लौटा सकता, मुझे में इतना सक्षम नहीं है, इतना मैं सक्षम नहीं हूँ। ओहो यद्यपि पड़ा हूँ मैं दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज़, धन्य वे जन वही धन्य समाज। यहाँ भी तो मैं हूँ न असहाय, वहाँ भी व्यक्ति हो समुदाय कि, लेकिन ओ यद्यपि मैं उनसे आज दूर हो गया हूँ, दूर हूँ उनसे आज, पर मेरे हृदय से भी वो आवाज़ आ रही है आज भी उनसी। धन्य है वे लोग धन्य है जिनसे मैं आज दूर हो गई हूँ, वो धन्य है समाज। यहाँ भी तो मैं हूँ न असहाय, वो सारे अच्छे लोग हैं और मैं यहाँ पर लाचार होकर
बिल्कुल विवश होकर यहाँ पर रह रहा हूँ। यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, यहाँ पर भी है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं है, यहाँ पर सारे व्यक्ति हैं, समुदाय यहाँ पर भी है, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सालों तक रह रहा हूँ, फिर भी यहाँ के लोग हैं मुझे प्रवासी ही कहेंगे। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, यहाँ पर उतना आत्मीय संबंध नहीं है जितना कि मेरे गांव में था। मैं यहाँ पर मरूं तो मेरे मरने पर 2 फूल डाल देंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, और समय अपनी निर्बाध गति से चलता ही जाएगा। सुनोगी तुम उठेगी हुक, लेकिन तुम वहाँ पर जो हो, लेकिन जब ये समाचार तुम सुनोगी कि मेरी मृत्यु का, तो तुम्हारे एक कलेजे से एक हुक उठती है जो यहाँ के लोगों में नहीं उठती है। मैं रहूँगा सामने तस्वीर पर मूक, क्या कहते हैं कि तुम जब सुनोगे तो तुम्हारे कलेजे से एक हुक उठेगी, और फिर भी तुम अपने सामने एक तस्वीर को लगाकर मैं एक मूक बनकर रह जाऊंगा, यानी कि बिल्कुल चुपचाप एक तस्वीर के रूप में टंगा रहूंगा, लेकिन तुम्हारा हृदय फिर भी मेरे लिए कल्पित रहेगा। सांध्य नभ में पश्चिमात समान ललिमा का जब करुण आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। क्या कहता है कि सांध्य के समय, बिल्कुल शाम के समय जो आकाश हमें दिखाई देता है पश्चिम के समान, उसके समान लालिमा का जब करुण आख्यान, जब उस लालिमा का करुण आख्यान कहा जाता है, तो मैं जब सुनता हूँ ये बातें सुंदर सुंदर सुमुखी सुंदर सुंदर काल की, तब मुझे लालिमा को देखकर तुम्हारा जो सिंदूर तिलकित जो भाल है, यानी कि जो माथा है जिस पर सिंदूर लगा हुआ था, मुझे वो बार बार याद आता है। तुम्हारा वो सिंदूर लगे हुए जो भाल, यानी कि आपका जो माथा है, मुझे सिंदूर लगा हुआ माथा वो पुनः बार बार याद आता है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से उनका जो सभ्यता का जो वर्णन दिखाया है कि किस प्रकार से मैं शहर में बहुत लोगों के बीच में होते हुए भी अकेला हूँ, मुझे ये लोग प्रवासी ही कहेंगे। और जो ग्रामीण का जो दिखाया गया है किस प्रकार से लोगों में आत्मीयता का भाव होता है, वैसा इस शहरी चकाचौंध में नहीं होता है। तो ये कविता थी नागार्जुन की, 2 कविताएं हमने पढ़ी हैं, सिंदूर तिलकित भाल और दूसरी अकाल और उसके बाद। तो आई होप आपको ये कविताएं अच्छी लगी होंगी। इसके बाद हम अगले नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।